I am again with one another chapter of social studies, and today I am going to discuss with standard 8 students, and our topic is British rule in India 19th century. मैं आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ सोशल स्टडीज का एक चैप्टर के साथ जो कि स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के लिए है, और हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में ब्रिटिश रूल 19वीं शताब्दी में. एंड वी विल हैव टू डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स. हम कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स पे बात करेंगे जो इस प्रकार से है. टॉपिक नंबर 1, मॉडर्न इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और कॉलोनियल पीरियड. सेकेंड इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया. थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज. एंड फोर्थ, इंडियन नेशनलिज्म. हम इन सभी मुद्दों पे, इन सभी टिप्पणियों पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे आज. सबसे पहले जो मॉडर्न इंडिया था या जो ब्रिटिश इंडिया था 19वीं शताब्दी में, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे. जहां पर भी आपको लगे कि इसको लिखने की जरूरत है, आप कृपया उसको अपनी नोटबुक में उतारने की कोशिश करेंगे. दूसरा जो मुद्दा है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, यानी उस समय में राजनीतिक परिदृश्य क्या था, राजनीतिक स्थिति भारत में क्या थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. तीसरा, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंज, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन क्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन में ब्रिटिश रूल आने के बाद हमारे जीवन में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से परिवर्तन आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे. और चौथा, इंडियन नेशनलिज्म, यानी उसके बाद जो तरह तरह के नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो पहला पॉइंट जो हमारा आएगा, फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और कॉलोनियल पीरियड. So first of all we have to understand what is colonization या colonial period किसको बोलते हैं. Colonization means when a country, one particular country rules over any other particular country, it is called colonial period. जब कोई एक देश किसी दूसरे देश का आधिपत्य स्थापित कर लेता है, उस पर शासन करता है, तो उसको colonization बोला जाता है. और भारत में यही हुआ. ब्रिटिश एज ए ट्रेडर्स भारत में आए, एक व्यापारिक रूप में आए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक समूह था 19वीं शताब्दी से पहले. पूरे विश्व में भारत बहुत सारी चीजों का आयात करता था, निर्यात करता था, जैसे स्पाइस, गोल्ड, ज्वेलरीज, औषधियां, या बहुत सारे तरीके की मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी आयात और निर्यात भारत में उस समय हो रहा था. और उसी के चलते ब्रिटिश एज ए ट्रेडर्स आए, जिसके बारे में हम अपने लेसन्स में अगले पार्ट में पढ़ेंगे. सबसे पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक जो विकास हुआ या राजनीतिक जो चेंजेस हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे. इन 19th century some British authors started to write about India. कुछ विदेशी लेखकों ने भारत के बारे में लिखना शुरू किया. They are more focused on Indian economical, social and political conditions in 19th century. उनकी किताबों का प्रमुख जो उद्देश्य था या प्रमुख जो लिखने की बातें थी वो थी भारतीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति 19वीं शताब्दी में. On this time India facing lots of social evils such as सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज and especially कास्ट सिस्टम. भारत उस समय कई सामाजिक कुरीतियों से जूझ रहा था, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में चर्चा की होगी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा. और जाति प्रथा एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था उस समय में. जैसे कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि भारत 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था. इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट सिस्टम्स, दैट इज द ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्य एंड द शूद्र, एंड एवरीबॉडी हैज देयर पर्टिकुलर रोल. हर एक का समाज में अपना एक रोल था जो आगे जाके भी कंटिन्यू रहा. ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोसाइटी. और यही वह समय था जब ब्रिटिश ने भारतीय समाज पे अपना असर डालना शुरू किया. वन ऑफ द मेन पॉइंट्स wrote by British thinker James Mill that Indian society has been divided into 3 sections in 19th century. I am not talking about the before 19th century, I am talking about 19th century. 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश थिंकर जेम्स मिल के अनुसार भारत 3 भागों में डिवाइड था, हिंदू,
मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू और मुस्लिम कंसीडर आर द मेन सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो भारत के सबसे प्रमुख दो धुरी माने जा रहे थे। एक कारण इसका यह था कि हिंदू यहाँ के प्रमुख नेटिव थे, यानी प्रमुख नागरिक थे, और मुस्लिम चूंकि सल्तनत पीरियड के बाद ब्रिटिश आए थे और मुगल डायनेस्टी के समय आए थे, इसलिए मुस्लिम भी एक तरीके से मेन सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी माने जा रहे थे। और इसके अलावा ब्रिटिश जो थे उन्होंने भारत के सोशल लाइफ पे बहुत ज्यादा असर डाला, क्योंकि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन लेके आए, लोगों की लाइफ में एक मॉडर्न सिविलाइजेशन को उन्होंने शुरू किया। तो मैंने पहले आपको कॉलोनाइजेशन के बारे में बता दिया है। द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनी, व्हाइल द कंट्री रूल्स इज कॉल्ड इंपेरियलिस्ट कंट्री। यानी कोई भी देश जो किसी और देश के द्वारा शासित किया जाता है उस देश को कॉलोनी कहा जाता है, और जो देश उस पर शासन करता है उसको इंपेरियलिस्ट कंट्री कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश भारत में कैसे आए, कैसे उन्होंने 200 सालों तक भारत में शासन किया, क्या कारण रहे जिसकी वजह से 200 सालों तक अंग्रेज भारत में रह पाए। इन 1600 सी यानी 1600 शताब्दी में, इन 1600 सी some British traders headed by Sir Thomas Roe under one British company which is called EEIC। 1600 शताब्दी में कुछ ब्रिटिश व्यापारी समूह भारत आया थॉमस रो की अध्यक्षता में। ये एक कंपनी का में काम करते हुए आए जिस कंपनी का नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत में ब्रिटिश का जो आगमन हुआ, यानी ब्रिटिश जो आए वो यहां ट्रेड के लिए आए हुए थे, यानी व्यापार के लिए आए हुए थे। उनका मकसद था व्यापार। तो ईएससी के अंदर में आए। ईएससी के जो हेड ऑफिस था वो था लंदन में, वो था लंदन में। सर थॉमस रो गॉट सम ट्रेड राइट्स ड्यूरिंग जहांगीर। सर थॉमस रो को कुछ ट्रेड राइट्स मिले बाय जहांगीर। All of you knows about जहांगीर, the मुगल एम्परर। उनके द्वारा भारत में ब्रिटिश को कुछ ट्रेड राइट्स मिले। लेटर दे गॉट मोर राइट्स। वो भारत में अपने व्यापार को अच्छे से फैलाने लगे। इसके बाद उन्हें और ज्यादा अधिकार मिला ड्यूरिंग फर्रुखसियर। एक और मुगल शासक हुआ जिसका नाम था फर्रुखसियर। उसने ब्रिटिश को और भी ज्यादा ट्रेड राइट्स दिए, यानी और भी ज्यादा व्यापारिक अधिकार दिए, जिसके कारण ब्रिटिश और ज्यादा भारत में स्थापित हो गए, क्योंकि जहांगीर ने उनको एक वर्बल राइट्स दिए थे, यानी एक मौखिक अधिकार, लेकिन फर्रुखसियर ने उनको एक रिटन राइट्स दिए, यानी एक लिखित अधिकार, जिसको इतिहास में फरमान के रूप में जाना जाता है। यानी पूरी तरीके से अंग्रेजों को एक लिखित अधिकार मिल गया भारत में अपने व्यापारिक समूह को बढ़ाने का। और यह बहुत बड़ा कारण रहा कि ब्रिटिश 200 सालों तक भारत में शासन करते रहे। हम लोग बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाते हैं ब्रिटिश रूल के समय में, स्पेशली 1757 के बाद, यानी 1757 के बाद। 1757 तक ब्रिटिश एज ए ट्रेडर्स ही थे भारत में। उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों से ट्रेडिंग राइट्स मिल रहे थे, और इसी प्रकार के राइट्स उनको मिला बंगाल में। चूंकि बंगाल में उस समय शासन चल रहा था मुर्शिद कुली खां का, जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने उन्हें कुछ राइट्स दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने भी उनको कुछ राइट्स दिए, लेकिन इस समय तक ब्रिटिश
एज ए ट्रेडर्स नहीं रह गए थे, एज ए रूलर भारत में रहना चाह रहे थे। दे वांट टू लिव अ लाइफ और अ रूलर, एक रूलर के रूप में भारत में वो स्थापित होना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उस राइट्स का कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका विरोध सिराजुद्दौला ने किया। He just opposed this type of things. He just told all the British officials to go back from India. उन्होंने सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को आदेश दिया कि वो भारत से चले जाएं, अपने ट्रेडिंग राइट्स को उन्होंने वापस लेने की बात कही। But British denied it. Later on, they fought a war against the Nawab of Bengal. The war is called the Battle of Plassey. ये लड़ाई कही जाती है बैटल ऑफ प्लासी, और यही वो लड़ाई थी जिसके बाद ब्रिटिश भारत में एज ए रूलर स्थापित हो गए। इसके बाद कई और लड़ाइयां हुई, जैसे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और इसके बाद कहीं ना कहीं छोटे मोटे आंदोलन होने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूल्ड ओवर ऑल लोकल किंगडम्स, और यही वो समय था जब ब्रिटिश ने छोटे छोटे किंगडम्स पे अपना राज स्थापित करना शुरू कर दिया, और ये राज वो स्थापित कर रहे थे इस कंपनी के अंडर में, यानी EIC के अंडर में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्टली भारत के लोकल किंगडम्स पे राज कर रही थी। Another important political development was the rise of some organizations against British rule in India. यही बात नहीं थी कि सिर्फ वो राज कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी मूवमेंट्स हो रही थी। किनके द्वारा? They are the local जमींदार, the sepoys, the tribals. Together they established themselves as nationalists. इन सभी ने अपने आप को नेशनलिस्ट के रूप में स्थापित कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए, यानी आर्थिक रूप से कैसे विकास हुआ भारत का। We find different economical development during British rule, and most extensive development was land revenue systems. हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश के हर बात को, हर मुद्दे को जानते हैं। उनका एक बहुत बड़ा और बहुत ही हेल्पफुल मुद्दा जो था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो खेती का जो प्रधान था या जो भी टैक्स सिस्टम्स थे वो उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। ब्रिटिश रूल में इसको एक सिस्टमेटिक रूप दिया गया, एक सिस्टमेटिक रोल दिया गया, जिसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के रूप में बताया गया। दिस सिस्टम वाज द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट because it was fixed in all over the India during British period. British also sold lots of other things. इसके अलावा जो इनकम के अदर साधन थे, एक तो था टैक्स, दूसरा जो था वो था सेल, यानी वो बहुत सारी चीजें सेल कर रहे थे, जिसमें से स्पाइसेस थे जो हमने पहले ही आपको बताया। चूंकि वो एज ए ट्रेडर्स आए हुए थे, भारत के मार्केट को जानते थे, भारत की बाजारों को जानते थे, इस वजह से उन्होंने उन चीजों का आयात करना स्टार्ट किया या निर्यात करना स्टार्ट किया जो भारत में बहुत ज्यादा मूल्यवान थे, जैसे स्पाइसेस, कॉटन क्लॉथ्स, एंड मेन पर्पस ऑफ सेलिंग इट इज नॉट ओनली इनकम बट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड EIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मकसद सिर्फ इनकम नहीं था, बल्कि एक ही मकसद यह भी था कि इस कंपनी को पूरे दुनिया में स्थापित करना। ब्रिटिश ऑल्सो एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड मैनचेस्टर। इतना ही नहीं, ब्रिटिश ने अपने यहां से कुछ रॉ मटेरियल्स भी मंगवाए, जिसके कारण भारत में जो लोकल इंडस्ट्रीज थे उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि इसको यहां तैयार करते थे और यहीं पर वो उसको हायर प्राइसेस में सेल करते थे। ब्रिटिश ऑल्सो डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज, और उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी हर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के अंतर्गत काम करती थी, इस कंपनी के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा था, जिस वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज थी जैसे वीविंग, पॉटरी, ब्रास वर्क्स, इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। अब हम एक आखिरी पॉइंट पर जाएंगे जिसको कहते हैं सोशल चेंज, यानी सामाजिक
परिवर्तन, सामाजिक रूप से ब्रिटिश रूल में कैसे कैसे चेंजेज आए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी फाइंड सेवरल चेंज इन इंडियन सोशल सिस्टम। चूंकि हमने पहले ही बताया कि उस समय भारत में बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां थी। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, विडो मैरिज, तो इस सब पे भी बहुत ज्यादा काम ब्रिटिश ने किया। ब्रिटिश पास सम सिग्निफिकेंट लेजिस्लेचर, कुछ कानून बनाए जिसके तहत उन्होंने सबसे पहले दे बैन सती प्रथा, इंकरेज विडो मैरिज, प्रिवेंटेड चाइल्ड मैरिज एंड रेगुलेटेड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड। उन्होंने सबसे पहले सती प्रथा को बंद करवाया, विवाह की व्यवस्था की, बाल विवाह की प्रथा को रोका और गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए बहुत सारे तरीके की स्कीम्स की। Also they ensured that tribal people also live a mainstream life with development। इसके अलावा उन्होंने जो ट्राइबल पीपुल थे, जो आदिवासी लोग थे, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। They also improved Indian education systems and they made English as a compulsory language during British rule। उन्होंने अंग्रेजी को एक प्रमुख विषय बनाया जिसके कारण भारतीय सोसाइटी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई। इट्स नॉट ओनली इंप्रूव इंडियन सोशल लाइफ बट ऑल्सो इंप्रूव नेशनल मूवमेंट। इसी के कारण बहुत सारे नेशनल लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती या अरविंदो घोष, ये जितने भी लीडर्स निकले, ये सारे कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन में बहुत ज्यादा पारंगत थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पे, और यही मेन कारण था कि भारतीय समाज में अंग्रेजों का एक पॉजिटिव जो असर था उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट डे जब हम पढ़ने के लिए आएंगे तब हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज पे चर्चा करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, और जो ग्रुप आपके लिए बनाए गए हैं उस ग्रुप्स पे आप और ज़्यादा उसको फॉलो करें, और जो भी नोट्स वगैरह दिए जाते हैं उसको पढ़ें, अपने नोटबुक में उतारें, क्वेश्चन तैयार करें। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।